नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज जिन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं वो है हमारे उच्चतम न्यायालय, यानी यहाँ से लेकर के राज्य सरकार, पंचायती राज, स्वशासन, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को अपने देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ बात मैं आपसे और करना चाहूँगा कि आपको देखिए यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि सर ने टॉपिक ज़्यादा दे दिए, एक एक टॉपिक के टेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी के एक एक टॉपिक के टेस्ट अपने पहले भी ले चुके हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तो कि आपका पहले भी हो चुका है, दूसरा आपको रेगुलर जो टेस्ट है ऐप के ऊपर भी फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसमें 20-25 क्वेश्चन आपके डेली हर टॉपिक से रिलेटेड डाले जाते हैं, तो वो भी देख लिया कीजिएगा। तीसरा, हमने मिक्स क्वेश्चन भी किए थे। और चौथी बात कि हम अभी भी टॉपिक वाइज ही देख रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने हर टॉपिक के डिस्कस किए हैं और मेरे ख्याल से इतने काफ़ी होते हैं क्योंकि लगभग हमने हर प्रश्न को देख लिया है, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में डिस्कस कर लिया है। तो अब कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं और मेरा उद्देश्य ऐसा भी नहीं है कि हम उसमें देखिए उन्हीं प्रश्नों को दोहरा करके घुमा फिरा करके टाइम पास करते रहें। हमें समय का सदुपयोग करना है, हमें अच्छे से तैयारी करना है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सके। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, फिर भी जो बच्चे खुचे क्वेश्चन हैं या एक बार फिर से आप सभी मैटर को दोहरा सकें, आपका रिवीजन हो सके, इसलिए हमने इस टेस्ट सीरीज को शुरू किया है। इस टेस्ट सीरीज का जो मकसद है हमारा वो ये है कि आपको रेगुलर सिलेबस दिया जाता है और जल्दी से जल्दी आप रिवीजन करके इस सिलेबस को पूरा कर लें। कभी भी दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज होती है, और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, विभिन्न अध्यापकों के द्वारा चलाई जा रही है। तो कभी भी आप ये मत मानिएगा कि केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ करके परीक्षा पास कर लेंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव से कभी भी परीक्षा पास नहीं होती। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो किताबों के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हर लेसन के लास्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर खाली ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपका कोई भाग्य अच्छा हो, कोई तुक्का लग जाए, या कभी इस तरह से आप उसमें सफल हो सकते हैं, लेकिन वो सफलता का पैमाना नहीं होता, उसमें आप पूर्णतः सफल होंगे ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरा ये आपसे निवेदन ही मान करके चलिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को पढ़ें। और अब जो आपका समय है, परीक्षा आपकी नज़दीक है, तो आपको इंटरनेट से या ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनसे भी थोड़ा दूर रह करके किताबों के अंदर अध्ययन करना चाहिए। जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको बार बार पढ़ना चाहिए। जितना आप थ्योरी पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा समझ बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा अंक आने की संभावना रहेगी। आप अपना जो है मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप किसी टेस्ट सीरीज को दे करके देख सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप कहीं आपके आस पड़ोस में कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही होगी तो वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय हमें ख़राब नहीं करना है दोस्तों। सभी बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव डालते हैं, इसलिए हमें भी डालने पड़ते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहता हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं रहना है। ऑब्जेक्टिव सब कुछ नहीं है दोस्तों, और ये एक ऐसा समय है कि आपको एक समय निर्धारित करना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन कितना मटेरियल देखते हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन को घटा दीजिए और ऑफलाइन को बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। मेरा मकसद आपको परीक्षा को पास करवाना है, अच्छे अंक दिलवाना है दोस्तों, और आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देना मेरा कार्य है और मेरा कर्तव्य है, और मैं उसी का पालन करता जा रहा हूं। तो निश्चित रूप से आपको इस समय जब आपकी परीक्षा आ जाए तो आपको ऑनलाइन से थोड़ा सा हटना होगा, और बहुत ज़्यादा आपको समय उसके ऊपर स्पेंड नहीं करना है। जो आपको मैटर नहीं आ रहा है वो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर किन्हीं क्लासेस के माध्यम से आपने सिलेबस को पूरा किया है तो आप दोहराने के लिए उनको देख सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से दिन भर अगर आप इंटरनेट पे बैठे रहेंगे और मोबाइल पर ही पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, डिजिटल माध्यम से जब आप पढ़ते हैं तो उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा इस इंटरनेट के दायरे को कम कर दीजिए, डिजिटल माध्यम जो है उसको थोड़ा कम कर दीजिएगा, जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़े, फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़नी है, तभी आपकी तैयारी मजबूत होगी, वही आपको सफल बनाने का कार्य करेगी।
मैं आपको निरंतर कुछ मैटर दे रहा हूं और इसी शेड्यूल से आप चलोगे तो 15 अगस्त से पहले पहले आपका सिलेबस जो है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने बड़े मज़े से सारे सिलेबस को याद कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं कितनी भी बार, क्योंकि मैं आपको देखिएगा, जैसे मैंने आपको ये टॉपिक दिए थे तो ये इतने टॉपिक हैं कि एक दिन में आप आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, बहुत सारे प्रश्न अपने देख चुके हैं, सारा मैटर आपको अवेलेबल करवा दिया गया। तो एक दिन में आप क्लासेस भी देख सकते हैं और उनके क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। सारा कुछ आपने कर लिया, 15 अगस्त तक ये काम कर लिया, अब आप फ्री हैं, अब आप अपने नोट्स जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से याद करते रहें। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। मैंने अपना अनुभव आपके साथ में शेयर किया है दोस्तों, और मैं तो बड़े मन से ये चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आपके बहुत अच्छे अंक आए। यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के अंक 130 से ज़्यादा हो दोस्तों, और उसके लिए हमें थोड़ा त्याग तो करना ही होगा। फालतू समय व्यर्थ करना बंद कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे दीजिएगा दोस्तों। तो चलिएगा, बातें काफ़ी हो गई, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और आज के टेस्ट का पहला प्रश्न हमारा देखे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहीं पर मिलते हैं और बिल्कुल सही गाइडेंस आपको उपलब्ध करवाई जा रही है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। जो आवश्यक होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल भी करवाई जाती हैं और निरंतर आपको मार्गदर्शन भी दिया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो सही आंसर बिल्कुल हमारा नंबर 2 ही है। राष्ट्रपति जो है वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। दूसरा, किस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य कि बाकी के लिए वो डिसीजन का काम करते हैं, अभिलेख का काम करते हैं अन्य न्यायालयों के लिए। तो किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसा बनाया गया है? अनुच्छेद 128, 29, 130 या 132 क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो देखिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, अनुच्छेद 129, ये हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 129 के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 228 या फिर अनुच्छेद 230? किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां प्रदान की गई? जैसे सुप्रीम कोर्ट को है वैसे ही राज्यों के उच्च न्यायालय को है। तो कौन सा अनुच्छेद है? सही आंसर चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 2, आर्टिकल 226 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां प्रदान की गई हैं, ऐसा पता चलता है। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है, कौन सा है दोस्तों? जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी व्याख्या कौन करेगा, ऐसा सरकार का अंग कौन सा है? व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, नौकरशाही है, न्यायपालिका है दोस्तों? क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, न्यायपालिका जो है उसी को कानूनों की व्याख्या करना का अधिकार है। यही वो सरकार का अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है दोस्तों। क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर वो है नंबर 4, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी ये राज्य किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है दोस्तों। इसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, यानी किसी कानून को पुनः देखना और उसको अवैध घोषित करना, राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संख्या कितनी है दोस्तों? लेटेस्ट है ये, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। 34, 30, 31, 33? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 है। अभी 33 प्लस 1 है, 2019 से हम इसको देख रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा?
वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा? 164, 168, 170, 171। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, आर्टिकल 168 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ वो है नंबर 1, विधानसभा। मंत्रिपरिषद, राज्य में जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य है दोस्तों? राज्य विधानमंडल जो है ना, राज्य का विधानमंडल, उसे आप क्या समझते हैं? राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा प्लस विधान परिषद, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। इनमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राज्य विधानमंडल निम्न सूची के विषयों पर कानून बनाने में सक्षम है। राज्य विधानमंडल जो है वो किस सूची पर कानून बना सकता है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, अवशिष्ट सूची या फिर 1 और 2? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, यानी कि राज्य विधानमंडल निम्न सूची पर कानून बना सकता है। राज्य सूची पर भी बना सकता है और समवर्ती सूची पर भी बना सकता है। इन दोनों सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास में होता है। समवर्ती पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। हालांकि प्राथमिकता केंद्र वालों को दी जाती है, लेकिन राज्य भी कानून तो बना सकता है। इसलिए सही आंसर हमारा यही होगा, 1 व 2 दोनों। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्य का जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, राज्य की विधानसभा। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये हमारा सही आंसर है। राज्यपाल जो है वहाँ का वो नियुक्त करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देगा इनमें से? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर संसद? तो दोस्तों सही आंसर हमारे यहाँ है नंबर 1 है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। किसकी अनुमति के बिना? इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, राज्यपाल। राज्यपाल के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की स्थिति वैसी ही होती है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार जो है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, कौन होता है? राज्यपाल होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह या फिर 2 माह? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, 6 सप्ताह। कितना? 6 सप्ताह होता है दोस्तों। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति क्या है?
वास्तविक कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का पदाधिकारी या फिर सबसे शक्तिशाली होता है। राज्य में राज्यपाल की स्थिति क्या है दोस्तों? सही आंसर दोस्तों वो है नंबर 2 संवैधानिक प्रमुख। राज्यपाल का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है? राज्यपाल हुआ करता है। तो संवैधानिक प्रमुख की स्थिति जो है राज्य में राज्यपाल की होती है। ये हमारा सबसे सही आंसर है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल भी तो अध्यादेश जारी कर सकता है जब उनका विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, उस समय कोई कानून बनाना अनिवार्य है। तो वो किस अनुच्छेद में है? 213, 200, 210 या फिर 215? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1 213। किस अनुच्छेद में है? 213 में। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर प्रधानमंत्री? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2 विधानसभा। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? देखिए दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा और उसका कार्य संचालन कौन करेगा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3 मुख्यमंत्री। कौन करेगा दोस्तों? मुख्यमंत्री करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? 256, 368, 154, 243 बी। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4 243 बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, ये हमने देख लिया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3। कौन सा है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ये आधारित है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था है किसकी है? स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय शासन की? तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3 स्थानीय स्वशासन की। ये हमारा सही आंसर है। पंचायती व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? उच्च न्यायालय, संघीय सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या फिर ग्राम सभा? अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग या पार्ट कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 4 ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी हुआ करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिप्टन या फिर लॉर्ड इरविन? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 2 लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 1990 में, 91 में, 94 में या फिर 1989 में? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 3 1994 में। कब किया गया? 1994 में गठित किया गया था। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? ग्राम पंचायत का कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 18, 21, 25 या फिर 30 वर्ष होगी। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 2 21 वर्ष। 18 वर्ष वोट डालने की उम्र है, 21 वर्ष न्यूनतम आयु है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की। पटवारियों की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल, राजस्थान लोक सेवा आयोग,
जिला परिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। नियुक्ति कौन देता है? तो सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 1, राजस्व मंडल के द्वारा दी जाती है। राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, ये बताना है आपको। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3, मुख्यमंत्री। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभाजित किया जाता है उपखंडों में, तहसीलों में, संभागों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, प्रशासनिक दृष्टि से जिलों को उपखंडों में विभाजित किया जाता है। नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है? जिलाधीश, उपखंड अधिकारी, सदर कानूनगो, तहसीलदार। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 4, तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करता है। तो दोस्तों ये कुछ एक प्रश्न थे आज हमने देखे, इन सभी टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। इससे पहले भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और यहाँ जो मैं आपको सिलेबस दे रहा हूँ वो इसलिए है ताकि आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाए। कुछ बचे खुचे प्रश्न जो है इन टॉपिक्स के वो आपको दे दिए जाएँ, क्योंकि इन टॉपिक के प्रश्न आपको पहले करवाए गए हैं, ऐप पर भी दिए गए हैं और यहाँ मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। और सारे क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों, तो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इनमें से जो आपको सारे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो सारा मैटर आप एक साथ पढ़ लेंगे तो फिर कुछ भी रहने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो अपना टेस्ट होगा उसमें ये यूनिट अपने जो भूगोल वाली है वो पूरी ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से कोई 5-5 प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा प्रश्न इनमें से बनते नहीं है। जैसे सूर्य चंद्र ग्रहण है तो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अपने पहले भी पूछ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं। इसलिए ये सारी यूनिट मैंने आपको एक साथ दी है, आप इसको एक साथ याद करिएगा और पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि आपको एक दिन इसमें और भी दिया जा रहा है। यानी हम इसका टेस्ट कल नहीं लेंगे, हम इसका टेस्ट लेंगे परसों लेंगे, यानी एक दिन छोड़ करके आपका ये वाला टेस्ट होगा। तब तक आप यानी कल के दिन में, परसों के दिन में आप अच्छे से याद कर लेंगे। 2 दिन में आपका ये सारा टॉपिक, ये यूनिट बड़ी अच्छे से याद हो जाएगी। आप क्लासें भी देख लेंगे, प्रश्न भी देख लेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे। इस तरह से बहुत ही जल्दी जो अपना पाठ्यक्रम है वो रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। इसी तरह से याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।